2 चैप्टर नंबर 4 है, ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स, और टॉपिक का नाम है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं, तो देयर आर 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टोटल 5 ऑक्साइड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है याद करना है। तो देखिए इसमें पहला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड के जो है दो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं, और ये रेजोनेंस एरो कहते हैं। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है इसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से इसके एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये दोनों इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। हम इस बात को जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस का फिनोमेना हमें पता है कि रेजोनेंस क्या होती है, तो इन स्ट्रक्चर्स में भी रेजोनेंस मौजूद है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है याद करना है और इसको ड्रॉ करना है आपने। देन इसके बाद दूसरा ऑक्साइड है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। NO जो है वो इसका फॉर्मूला है, और इस फार्मूला के अंदर अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के वैलेंस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 उसने शेयर कर लिए, और बाकी उसके वैलेंस में ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन आपको शो किए गए हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 उसने शेयर किए, और बाकी ये 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में उसके ऊपर जो है वो शो करवाए गए हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चर है। देन तीसरा इसमें है नाइट्रस एनहाइड्राइड, जिसको हम डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, तो इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं। जैसा कि देखें, इसमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन स्ट्रक्चर में इस पर पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये इसके दोनों रेजोनेटिंग जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसको दिखाया गया है डेटिव बॉन्ड के हवाले से। तो एक बॉन्ड जो है असल में इसमें डेटिव बॉन्ड होता है, या जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसका इस्तेमाल करते हुए वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए एरो के साथ शो किया गया है एक डेटिव बॉन्ड को। तो चाहे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तीनों स्ट्रक्चर जो है वो N2O3 के पॉसिबल है। देन इसके बाद नाइट्रोजन परऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी आपके सामने है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसी तरह से आपने उसके इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। देन नाइट्रिक एनहाइड्राइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, 5 ऑक्सीजन है, तो ये डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यानी कि 5 ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह से इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और इधर भी सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रिक एनहाइड्राइड का जो है नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इस केस में आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं कि आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इनके फॉर्मूलाज लिखें। तो ये आपने इनके स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास इन तीनों कंपैरिजन है। जैसा मैं बोर्ड के ऊपर जो है समझाता होता हूँ, तो मैं इसी तरह से कंपैरिजन मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया, खुद से मैंने हैंड रिटन लिखा, ताकि आपको कंपेयर करके इनको याद रखने में बड़ी आसानी हो। तो मैं आपको साथ साथ जो है ट्राई करूँगा कि आपको साथ साथ ही जो है याद हो जाए। जैसे कि सबसे पहला देखें, इसमें N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा NO है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड, और तीसरा NO2 है, जिसको नाइट्रोजन परऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, इन केस में ना थोड़ी सी बात आप समझ लेना, तो आपको बड़ी आसानी से ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। N2O, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और नाइट्रोजन की ज़्यादा है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम हो चुका है। इसमें मज़ीद ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप N2O से इस तरफ आएँ तो ये ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है। अगर आप इनकी ऑक्सीजन स्टेट भी चेक करेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि NO जो है ये ऑक्सीडाइज है, फिर NO की ऑक्सीडेशन करवाएं तो NO2 बनता है, और रिवर्स चलें
तो NO2 से वापस NO रिडक्शन हो गई, और NO से वापस N2O में आए तो ये फिर से रिडक्शन हो गई। तो इस तरह से फॉरवर्ड जाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन है, रिवर्स आएंगे तो क्या है, रिडक्शन है। तो इस चीज को जरा याद रखिएगा। अब जरा चलते हैं इनकी प्रेपरेशन की तरफ। देखें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो N2O का है वो ये है कि अगर हम जिंक का रिएक्शन करवाएं डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो डाइल्यूटेड NO3 के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो N2O बनता है, साथ में जिंक नाइट्रेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। जरा ये गौर करें तो एक नाइट्रेट बना और एक वाटर बना, साथ में N2O बना। अब NO में आ जाएं, कॉपर का रिएक्शन है डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी भी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है, बस मेटल चेंज की है। तो यहां पर जिंक थी, यहां पर क्या आ गई, कॉपर। तो कॉपर और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से दो चीजें वही हैं, कॉपर का नाइट्रेट है और वाटर है, जबकि साथ में क्या बन गया, NO बन गया। और तीसरा रिएक्शन देखें NO2 की प्रेपरेशन में, कॉपर का रिएक्शन है लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो कॉपर नाइट्रेट और वाटर, अभी भी ये दो चीजें वही हैं, नाइट्रेट और वाटर, और जबकि साथ में क्या बनेगा, NO2 बनेगा। तो ये तीनों का कंपैरिजन में देखें, याद हो जाएगा कि N2O को प्रिपेयर करना है तो जिंक और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, अगर आपने NO को प्रिपेयर करना है तो कॉपर और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, और अगर NO2 को प्रिपेयर करना है तो कॉपर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है वो भी तीनों के अंदर देख लेते हैं। देखिए इसमें अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करें तो ये N2O और साथ में वाटर को जो है वो क्रिएट करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है अगर इसको हीट किया जाए तो देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन का जो है वो इसमें खतरा हो सकता है, क्योंकि ये मालिक्यूल बड़ी जल्दी एक्सप्लोड हो जाता है, बहुत खतरनाक हद तक जो है एक्सप्लोजन करता है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते। फिर हम इस सूरत हाल में क्या करते हैं, तो इस सूरत हाल में हम ये करते हैं कि हम NaNO3 और अमोनियम सल्फेट, NaNO3 और अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं, जिससे सोडियम सल्फेट और साथ में N2O और साथ में जो है वो वाटर बनता है। तो इस तरह से हम N2O को प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टली अमोनियम नाइट्रेट को हीट नहीं किया जाता बिकॉज देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन का खतरा होता है। तो इसलिए आप इस तरह से रिएक्शन करवा के तो आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं Na2SO4 और साथ में N2O जो है वो इससे क्रिएट हो जाती है। NO की बात करें तो NO के अंदर जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करवाना होता है। और एयर का रिएक्शन कैसे होता है, तो एयर के अंदर आप जानते हैं दो गैसेज हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। इन दोनों की अमाउंट ही ज्यादा है एयर के अंदर। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क, EA का मतलब है इलेक्ट्रिक आर्क, तो इलेक्ट्रिक आर्क जब दी जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है कि अगर आप जो है वो दो ऐसी जो है वो तारें लें जिनको आपस में आपने कनेक्ट नहीं किया बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना तो दरमियान में एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उस स्पार्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। तो इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो इस केस में आएगी। तो इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तीसरा है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। ये जो लेड नाइट्रेट है अगर आप इसको हीट करें तो लेड ऑक्साइड NO2 और साथ में ऑक्सीजन बनती है। अब इस केस में आपने कैसे कंपैरिजन किया, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से N2O बनता है और लेड नाइट्रेट को हीट करने से NO2 बनता है। जबकि NO का रिएक्शन किससे करवाया जाता है, तो N2 और O2 का रिएक्शन यानी कि एयर का रिएक्शन अगर इलेक्ट्रिक आर्क में करवाएं तो ये NO जो है वो प्रिपेयर कर दे। तो ये इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कंपैरिजन के साथ आपने याद रखना है। देन इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो N2O की प्रॉपर्टीज देखें, दिस इज कलरलेस गैस हैविंग प्लेजेंट स्मेल। ये कलरलेस गैस है और प्लेजेंट स्मेल होती है। NO कलरलेस गैस एंड हैवियर देन एयर। ठीक है, दो बातें इसमें आ गई कि ये कलरलेस गैस है और प्लेजेंट स्मेल है, ये कलरलेस गैस है और हैवियर होती है एयर से। और NO2 की बात करें तो दिस इज रेडिश ब्राउन गैस, ये रेडिश ब्राउन गैस है और पंजेंट स्मेल होती है। तो तीनों के केस में दो दो प्रॉपर्टीज जो है वो कंपेयर हो जाती हैं, colorless gas pleasant smell, colorless gas heavier than air and reddish brown gas having pungent smell। दूसरी बात आ जाती है solubility in water की। N2O is fairly soluble in water, ये वाटर के अंदर fairly soluble है। NO जो है that is sparingly soluble in water, इसकी solubility वाटर में कम है, sparingly soluble है। और तीसरा NO2 है which is soluble in water producing blue acidic solution, ये वाटर के अंदर तो soluble है और साथ ही साथ ये ब्लू कलर का एसिडिक सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है वाटर के अंदर। तो ये आप इनके कंपैरिजन के अंदर प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसमें N2O में लिखी है, बाकियों के अंदर नहीं लिखी हुई, दैट इज लाफिंग गैस। ये जो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। इसको लाफिंग गैस कहते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस? बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि N2O को लाफिंग गैस क्यों कहते हैं। लाफिंग गैस इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर किसी एरिया के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर आप नाइट्रस ऑक्साइड जो है वहां पर इंट्रोड्यूस करें, तो जैसे ही कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको इनहेल करेगा तो ये उसके माइंड के ऊपर ऐसा इफेक्ट करती है कि वो अनकॉन्शियसली हंसना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये एक हिस्टेरिकल जो है वो लाफ प्रोड्यूस करती है, लाफ्टर प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का जो है वो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लाफिंग गैस क्या होती है और इसको कैसे जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये इसका जो है वो आपने तरीकाकार बताना है कि इस मेथड से ये प्रिपेयर होती है और इसको हम लाफिंग गैस जो है वो कहते हैं। बाकियों के केसेस में अब रिएक्शंस हैं, तो जरा देखते हैं N2O के रिएक्शंस। तो N2O का पहला रिएक्शन है विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ जो है वो इसका रिएक्शन है। तो पहली बात मैंने लिखी, इट हेल्प्स इन बर्निंग लाइक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरह जो है वो बर्निंग में हेल्प करती है। अब ये बर्निंग जिस तरह से आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो बर्न किया जाए तो बर्निंग जो है वो होती है, बर्निंग होती है और बर्निंग से हमेशा ऑक्साइड्स बनते हैं। तो सिमिलरली ये जो N2O है ये भी जब सल्फर के साथ यानी कि नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो SO2 बनाती है और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज करती है। अब जो फास्फोरस है वो भी एक नॉन मेटल है, अगर वो N2O से रिएक्ट करे तो अगर ऑक्सीजन होता तो वो भी इसको इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता, तो ये भी इसको इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है P2O5 और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इस केस में देखें तो दोनों केसेस में इसने सल्फर की और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवाई है। इसका मतलब है अगर ये इनकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये N2O क्या है, तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा सकता है। सिमिलरली ये तो था नॉन मेटल्स के साथ, तो अगर आप मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएं जैसे कॉपर है तो कॉपर N2O से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और साथ में क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस। तो ये इस तरह से जो है कॉपर ऑक्साइड यानी कि इसकी भी इसने क्या करवाई है, ऑक्सीडेशन, और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो जनरेट की है। अब दूसरा इसमें आ जाता है जी NO के रिएक्शंस। तो इसमें देखें पहला रिएक्शन है विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो NO जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, और मैंने पहले ही बताया कि NO की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होती है, NO2। तो NO2 जो है वो क्रिएट होगी। दूसरा इसमें लिखा हुआ है डीकम्पोज एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ये डीकम्पोज हो जाती है 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तीसरा है इट रिएक्ट विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ये रिएक्ट करके ये एडिशन प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि NO जो है वो Cl को अपने साथ अटैच करके NOCl बना देगा, इसको नाइट्रोसाइल कहते हैं। और सेम रिएक्शन ये करता है FeSO4 के साथ। तो FeSO4 के साथ भी NO एडिशन प्रोडक्ट बनाती है जिसका ब्राउन कलर होता है, और इसको हम कहते हैं रिंग टेस्ट। व्हाट इज द रिंग टेस्ट? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिंग टेस्ट जो है वो क्या होता है। तो रिंग टेस्ट जो है वो क्या है कि जब कोई नाइट्रेट हम लेते हैं और नाइट्रेट की डिटेक्शन करना चाहते हैं तो लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप कोई नाइट्रेट लें, उसमें नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा ऐड करें तो वहां से NO गैस रिलीज होती है। उसके ऊपर अगर आप आयरन सल्फेट FeSO4 का छिड़काव कर दें तो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल्स के साथ आपको एक रिंग कलर जो है वो एक ब्राउन कलर की रिंग जो है वो बनती हुई नजर आएगी। तो अगर ये रिंग बन जाए तो इसका मतलब है उस टेस्ट ट्यूब में कोई ना कोई नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको हम रिंग टेस्ट जो है वो कहते हैं, और ये उसकी केमिस्ट्री है कि NO और FeSO4 मिलकर एक ब्राउन कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं NO.FeSO4 का। तो ये ब्राउन कलर की जो रिंग होती है इसको रिंग टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लास्ट रिएक्शन है इसका विद रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जाहिर सी बात है अगर इसने रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस कर देना है, और मैंने पहले बताया कि NO की रिड्यूसिंग फॉर्म क्या है, N2O। तो इसका मतलब है जब ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा तो ये N2O में जाएगा। तो ये देखें ऐसा ही हुआ, H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NO को उसने रिड्यूस किया और N2O बना दिया। सिमिलरली H2SO3 ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर ये NO से रिएक्शन करे तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NO को रिड्यूस कर देगा N2O में। तो दोनों केसेस में N2O जो है वो क्रिएट हो रहा है विद रिड्यूसिंग एजेंट।
अच्छा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करे तो जाहिर सी बात है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और NO की ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म कौन सी है, NO2। तो दैट्स वाई जब ये रिएक्ट करेगा तो NO2 की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं विद रिड्यूसिंग एजेंट और विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों रिएक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि NO का रिएक्शन लिखें विद रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन NO2 के रिएक्शन की तरफ आते हैं, तो उसमें पहला रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट। हीट का जो है वो इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखें N2O4, N2O4 जो है दिस इज द डाइमेरिक फॉर्म ऑफ NO2। ये NO2 की डाइमेरिक फॉर्म है, ये दो मॉलिक्यूल इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो ये कलरलेस होते हैं। जब इसको थोड़ा सा हीट किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं और ये येलो कलर के हो जाते हैं N2O4। अगर इसको 140 से ऊपर हीट किया जाए तो ये रेडिश ब्राउन कलर में आ जाते हैं, और 620 से ऊपर हीट किया जाए तो दोबारा से कलरलेस हो जाते हैं। और सेम फिनोमेना होता है अगर आप इसको इसी टेम्परेचर की तरह कूल डाउन करें। तो ये इफेक्ट ऑफ हीट शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन NO2। तो ये आप सारी सीरीज लिखेंगे कि इतने इतने टेम्परेचर के ऊपर आने से इनके अंदर ये कलर चेंजेस आती हैं, और कलर चेंजेस के साथ आप रिएक्शन बताते जाएंगे कि उसमें क्या फर्क है। देन सेकंड है विद रिएक्शन वाटर। वाटर के साथ जो इसका रिएक्शन है वो दो तरह का है, एक है एब्सेंस ऑफ एयर में और एक है प्रेजेंस ऑफ एयर में। एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों एसिड बनाता है, यानी कि HNO3 भी बनाता है और HNO2 भी। और प्रेजेंस ऑफ एयर में सिर्फ नाइट्रिक एसिड बनता है, यानी कि यहां पर भी कंपैरिजन आ गया कि वाटर के साथ रिएक्शन दो तरह का है, एक एब्सेंस ऑफ एयर में और एक प्रेजेंस ऑफ एयर में। एब्सेंस के अंदर नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों एसिड बनते हैं, जबकि प्रेजेंस ऑफ एयर में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो विद रिड्यूसिंग एजेंट जाहिर सी बात है इसने रिड्यूस होना है, तो NO2 जब रिड्यूस होगा तो वापस NO में आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखें NO बन गया, या फिर जो है ये रिएक्ट करके KNO2 यानी कि नाइट्राइट की फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। और अल्कलीज के साथ इसका क्या रिएक्शन है, तो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइट बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा और साथ में वाटर। जैसे कि अगर आप NaOH से रिएक्शन करवाएं इसका, तो ये NaNO2 बनाएगा, NaNO3 भी बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। तो इस तरह से आप इनके रिएक्शंस को जो है वो याद कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम कंपैरिजन आगे जो है किया गया है, लेकिन उसके अंदर रिएक्शंस वगैरह को नहीं दिखाया गया। जैसे मैंने ये टेबल भी आपके सामने शो किया है, तो ये देखें आपको जो है क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसमें कौन कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा फिजिबल नहीं है। तो इसमें हमने जस्ट जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है टेबल के अंदर कि किस तरह से इन रिएक्शंस को याद किया जा सकता है, और रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो वो रिएक्शंस मैंने इसी वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे रिएक्शंस आपके सामने वाजे किए हैं, और कंपैरिजन के अंदर आप इन रिएक्शन को जो है वो याद करेंगे। तो यहाँ तक आज का आपका टॉपिक है। अगर इसके अंदर किसी का भी क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।